करने पे प्रॉपर्टी 10.5% किया गया है। इसी तरह जो 236C है वो फाइलर के लिए 2% से 3% कर दिया गया और जो नॉन फाइलर है उसके लिए 6% कर दिया गया। तो मैं ये सब 7% तक, और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा ज़हर कातिल है वो डीप रेंटल इनकम है। पहले फ्रॉड्स की हद तक था और ऑलरेडी ये जो मैटर है वो सब जुडिस है। इसमें हाई कोर्ट का डिसीजन एफडीआर के अगेंस्ट आया, उसके बाद अपील में गए सुप्रीम कोर्ट में एफडीआर, और इंटर कोर्ट अपील में लाहौर में गए। बाकी तमाम कोर्ट्स के अंदर भी डीम रेंटल इनकम का जो केस है वो सुना जा रहा है। तो उसकी मौजूदगी में हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा ये था कि अगर ये इसकी फेट कोर्ट ने डिसाइड करनी है तो लेट देम डिसाइड फर्स्ट, उनको डिसाइड करने दें, क्योंकि डीम रेंटल इनकम की वजह से जो पाकिस्तान का कैपिटल है वो एक दफा फिर बैरून मुल्क जो है वो मुंतकिल हो रहा है। आप 3 अरब डॉलर लेके ये ऐसे डिप्लीट करके अफगानिस्तान के रास्ते या किसी भी रास्ते से आप वो वापस दोबारा बाहर चले जाएंगे। यहाँ पाकिस्तान के अंदर कारोबार करने के लिए कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मौजूद नहीं है। इस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के मौजूद ना होने की वजह से जो और इन टैक्सेस के होने की वजह से अब डीम रेंटल इनकम के ऊपर जो फाइलर है उसके लिए एक तलवार ये है कि उसने एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट जाके कमिश्नर से लेना है। अब आपने ट्रांसफर करवाने के लिए ट्रांसफरिंग अथॉरिटी में जाना है, सबसे पहले आपने किसी शख्स को भेजना है, वो इनकम टैक्स के ऑफिस में जाएगा, कमिश्नर साहब उसको एग्जेम्पशन का सर्टिफिकेट अगर देंगे उसका बनता हुआ तो वो सर्टिफिकेट लेके ट्रांसफर करवाने के लिए जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर वो डीम रेंटल इनकम 1% जमा करवा के वो आपको सबमिट करेगा, तो फिर उसकी ट्रांसफर जो है वो हो सकती है। और नॉन फाइलर के लिए भी कि वो सबसे पहले जाके चालान भरेगा और चालान ला के जमा करवाएगा तो फिर उसकी ट्रांसफर हो सकती है। पहले ये फ्रॉड्स की हद तक था, अब हर घर के ऊपर, हर प्लाजा के ऊपर, हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर ये डीम रेंटल इनकम की तलवार गिर गई है, जिसकी मौजूदगी में मुमकिन नहीं है कि आपकी ट्रांजैक्शन हो सके। और ये जो तमाम ट्रांजैक्शंस हैं, ये डिविडेंड है, ये जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है इसका डिविडेंड है रेवेन्यू उसी सूरत में जमा होगा जब आपकी ट्रांजैक्शन होगी। लेकिन अगर आप 20 से 22% तक टैक्सेस लगाएं तो फिर उसके नतीजे में ट्रांजैक्शन भी मुमकिन नहीं, और जब ट्रांजैक्शन मुमकिन नहीं तो फिर आपका रेवेन्यू के आदाब भी किसी सूरत पूरे नहीं हो सकते। तो मैं इसका एक डीम रेंटल इनकम और कैपिटल गेन टैक्स के पीरियड को भी अनलिमिटेड कर दिया गया। ये कैपिटल गेन टैक्स ऑलरेडी 2016 में डार साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जो आज तक चल रहा है, और हर साल कोशिश की जाती है इसकी थोड़ी सी ज्यादा खौफनाक शक्ल बनाकर हमारे सामने फिर इम्पोज कर दी जाए। इस दफा भी ये हुआ कि उसका पीरियड खत्म कर दिया गया और हमें जिसकी वजह से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। जो फाइलर है उसको 7E की हद तक एग्जम्पशन होनी चाहिए। उससे कोई आप ले ले, एक सर्टिफिकेट ले ले, एक एफिडेविट ले ले, वो फाइलर तो आपके पास मौजूद है। एक तो 7E की ज्यादती, ये 7E हम मानते ही नहीं है, ये 7E एप्लीकेबल नहीं है। लोग कोर्ट्स के अंदर हैं, कोर्ट्स को डिसाइड करने दे, उसके बाद आप देख लें, अगर कोर्ट कहती है तो फिर आप इसका फैसला कर दें। अभी अगर कोर्ट नहीं कहती, दूसरा जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी सरमाया पाकिस्तान में भेज रहे थे, उन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि $1 लाख तक जब वो पाकिस्तान भेजेंगे तो उनसे सोर्स नहीं पूछा जाएगा। और चूंकि उन्होंने जो अपना एसेट है या अपनी जो पैसा वो पाकिस्तान में भेजते हैं वो जिस मुल्क में उन्होंने कमाया वहां पे ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, तो यहाँ उनका 236K पे करना बनता नहीं है, ये डबल टैक्सेशन है। तो इस रेमेडी दी गई थी प्रपोज बजट में, जो कि फाइनल बजट में फिर विथड्रॉ कर ली गई है, और उसको फिर दोबारा देना पड़ेगा वो टैक्स के आम लोगों की तरह। और इसी तरह वैल्यूएशन टेबल को हमने गवर्नमेंट के साथ मिलकर सिर्फ इसीलिए एक्सेप्ट किया था कि वैल्यूएशन टेबल में 10-15% तक अगर इजाफा हो भी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि टैक्सेस की शरह में गवर्नमेंट ने इजाफा नहीं करना था। अब वैल्यूएशन टेबल में भी इजाफा किया
اور اس کے بعد اس وقت جو ہے وہ دوبارہ سے ٹیکسز کی شرح میں بھی اس حد تک اضافہ کر دیا گیا ہے کہ ایک طرف سے بلی چڑھایا گیا کہ ویلیویشن ٹیبل ریوائز کر دیا 15 سے لے کے 30% تک، اور دوسری طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ اب جو ڈیم رینٹل انکم ہے یہ بھی پے کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ نے اس کی شرح ٹیکسز کی شرح میں بھی اضافہ کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سب کی موجودگی میں ہمارا یہ کاروبار کام اور ہم سے ریلیٹڈ 60 سے 70 انڈسٹریز یہ نہیں چل سکتی۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب سٹیک ہولڈر ہم کب تھے ریئل اسٹیٹ والے، جس وقت ملک کے اوپر مشکل صورتحال تھی ڈی ایم ایف بی پی کے حوالے سے، ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ پورے پاکستان میں ایک انوائرمنٹ ایسا بنائیں کہ لوگ ایز اے ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنس اینڈ پرپز اینڈ پروفیشن رجسٹرڈ ہوں۔ اس کے لیے جب ہم نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنا تھا، ہم نے بھائی جان وہ گورنمنٹ کے ساتھ پورے پاکستان کے چپے چپے میں گئے اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اپنے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو، کہ آپ اس کے اندر رجسٹرڈ ہوں، اور اس کے لیے پھر گورنمنٹ نے یہ اپریسیشن کا سرٹیفکیٹ دیا۔ یہ آپ دیکھیے چیئرمین ایف بی آر اور ڈی جی ڈی این ایف بی پی کے سائن ہیں، اور یہ سردار طاہر میرا نام لکھا ہوا ہے، یہ مسرت اعجاز صاحب کا بھی اسی طرح نام لکھا ہوا، یہ ایس این ملک کا بھی۔ ہم سٹیک ہولڈر تھے اس وقت، اب ہم سٹیک ہولڈر نہیں ہیں۔ اب پرائم منسٹر صاحب میں ملنا ہو، اسحاق ڈار صاحب میں ملنا ہو تو وہ ان کے پاس وقت نہیں ہے ملنے کا۔ اب سٹیک ہولڈر اور ہیں، اب پتہ نہیں کون ہے سٹیک ہولڈر، وہ سٹیک ہولڈر ہیں جو کمرے میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ خوش گتیاں کر سکتے ہیں، وہ آپ کے سٹیک ہولڈر ہیں۔ ہم باہر سڑک پہ کھڑے ہیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، اگر آپ نے ہمارے مطالبات نہ مانے، ہم پورے ملک کی شاہراہوں کو بند کر کے وہاں بیٹھ کے اس وقت تک پیٹیں گے، روئیں گے، جب تک آپ ہمارا مسئلہ حل نہیں